चलिए नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम द वॉर। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। करते हैं शुरुआत आज का विषय की। उधर लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की गाड़ी के सामने आकर खालिस्तान समर्थकों ने भाई विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। ये खबर हम कह सकते हैं हम भारतीयों के लिए बड़ी डरावनी तस्वीर है, क्योंकि जहां एक तरफ हम विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन भारत का विदेश मंत्री और वो भी एस जयशंकर लंदन पहुंचते हैं और वहां खालिस्तान समर्थकों द्वारा विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी की सिचुएशन। तो ये चिंता का विषय है। इसके क्या मायने हैं, इसका क्या मकसद है, किस मकसद के तहत ऐसा किया गया और इसके पीछे क्या कोशिशें शामिल हैं, तो तमाम विषयों पर जरा बात करने की हम कोशिश करेंगे। खालिस्तान समर्थकों ने विरोध किया, नारेबाजी की और जिसके कारण उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक मानी जा रही है। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और साफ तौर पर इसे भड़काऊ गतिविधि बताया, इसकी निंदा की और इसे लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी बता दिया गया। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि हमने विदेश मंत्री की ब्रिटेन यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन के फुटेज देखे हैं। हम अलगाववादियों और चरमपंथियों के इस छोटे समूह की भड़काऊ गतिविधियों की निंदा करते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि मेजबान सरकार ऐसे मामलों में अपने राजनयिक दायित्वों को पूरी तरह से निभाएगी। इस घटने की बात करें तो 5 मार्च की है, जब विदेश मंत्री चैथम हाउस पहुंचे थे। तो वहां पहुंचने से पहले ही खालिस्तान समर्थक मौजूद थे और वो पीले झंडे और लाउड स्पीकर लेकर वहां मौजूद दिखाई दिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, लाउड स्पीकर पर वो नारेबाजी करने लगे, नारे लगाने लगे, पीले झंडे लेकर लहराने लगे, भारत का झंडा फाड़ दिया गया। तो अनेकों गतिविधियों की बात करें तो इसका क्या मकसद, क्या मायने, आखिर ऐसा क्यों किया गया। और बात खालिस्तान की करते हैं तो खालिस्तान शब्द जो ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है खालिस्तान, ये एक जमाने से भारत के लिए भाई सरदर्द बना हुआ है। और क्या इसके लिए कदम उठाने की आवश्यकता है, क्या कुछ करने की जरूरत है और ब्रिटेन सरकार की क्या कुछ अब भूमिका बनती है, क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है। कुल मिलाकर इस हमले को हमें हल्के में भी नहीं लेना चाहिए और साफ तौर पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। बाद में जब वो चैथम हाउस से रवाना हुए तो एक व्यक्ति उनकी कार की ओर दौड़ा और पुलिस अधिकारियों के सामने तिरंगे को फाड़ दिया। बाद में वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे हिरासत में भी ले लिया। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 मार्च से 9 मार्च तक अगर बातचीत की जाए तो वो यूरोप यात्रा पर है और जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी से भी मुलाकात की थी, जिसमें दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुई, चर्चा हुई। विदेश मंत्री ब्रिटेन के बाद आयरलैंड दौरे पर जाएंगे। फिलहाल सुरक्षा में हुई चूक से भारत भड़का हुआ है। भारत में डर का भी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि सवाल तो हर व्यक्ति ये पूछना चाह रहा है कि हम बात विकसित राष्ट्र की करते हैं, बात हम अपनी मजबूती की करते हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था की करते हैं, भारत का डंका पूरा विश्व में बज रहा है, इसकी करते हैं, लेकिन ये खालिस्तान समर्थकों द्वारा नारेबाजी, भड़काऊ शब्द, भारत का झंडा फाड़ देना, ये इसको क्या समझा जाए, क्या मायने हैं इसके, ये कौन है, इसका क्या सॉल्यूशन है। और ये जो खालिस्तान शब्द जो हम सुनते रहते हैं अक्सर, ये भारत के लिए एक लंबे समय से सरदर्द बना हुआ है, सिरदर्द ये बना हुआ है। तो मिला जुलाकर ये खबर बड़ी झकझोर देने वाली है और इस हमले की अगर हम बात करें, इस नारेबाजी और इस विरोध की बात करें तो इसे तो हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। लंदन में एस जयशंकर की सुरक्षा में सैद और वहीं खालिस्तान जिंदाबाद के लगा रहे थे लोग नारे। 9 मार्च तक यूरोप दौरे पर हैं फिलहाल जयशंकर। भारत ने भी इस पर कड़ी नाराजगी जताई है और आज द वॉर में हम इसी पर बात कर रहे हैं। थोड़े कुछ विषय पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ऐसी सिचुएशन क्यों पैदा हुई, क्यों उत्पन्न हुई, क्या इसके पीछे का क्या कारण है। और एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री और उनकी यात्रा और उसमें सुरक्षा में चूक, ये क्या इसको समझा जाए।
तो इन तमाम विषयों पर हम थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। द वॉर में लगातार हम इंटरनेशनल टॉपिक्स पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आज का ये विषय हमारे लिए, हम सभी के लिए, हम भारत वासियों के लिए संवेदनशील विषय है, बहुत ज्यादा अति संवेदनशील विषय है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के काफिले और उनके काफिलों में चूक, खालिस्तान समर्थकों द्वारा उनके सामने नारेबाजी। और हमारे साथ सोडी सर जुड़ रहे हैं आज खास कार्यक्रम में। जय सोडी सर, सीधे आपका मैं रुख करता हूं, आपका बहुत वेलकम करते हुए, स्वागत करते हुए। जय सोडी सर, मैं आपके पास लौट रहा हूं। क्या मायने निकाले जाएं विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री, उनके सुरक्षा में चूक, उनके सामने खालिस्तान समर्थकों के नारे, विरोध, भारत के झंडे को फाड़ देना, बड़ा अति अति सुनने में भी दिल को झकझोर देने वाला। जय सोडी सर। जय हिंद रजा जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। जो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ यूनाइटेड किंगडम में हुआ, ये बहुत ही एक खराब बात है जो हुई, और इसकी पूरी जिम्मेदारी यूनाइटेड किंगडम की पुलिस को, उनकी सुरक्षा एजेंसियों को लेनी चाहिए और उन्हें भारत से माफी मांगनी चाहिए। हाँ। हमारे विदेश मंत्री जो पूरी दुनिया में माने जाते हैं, हाँ। जो एक भारत सरकार के अधिकारी हैं, जब वो किसी भी देश में यात्रा पे जाते हैं, उस देश की खुफिया एजेंसियों को, पुलिस को पहले ही इत्तला की जाती है ताकि उनकी जो सुरक्षा हो वो बहुत ऊंचे दर्जे की हो। लेकिन इसके बावजूद ऐसी घटना होना वाकई में यूनाइटेड किंगडम से बहुत बड़ी भूल हुई है, बहुत बड़ी चूक हुई है, और इसके लिए किसी ना किसी को जिम्मेवार उन्हें ठहराना चाहिए। हाँ। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। जय सोडी सर, क्या कुछ ब्रिटेन सरकार के कदम की बात करें, क्या कुछ लेना, सख्त कदम उठाने चाहिए? चूंकि हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है और हमारी जो संस्कृति है अतिथि देव भव, लेकिन अगर हमारा कोई अगर दूसरी जगह जाता है तो ये रवैया, तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है, ये मंथन का विषय है। और अगर ब्रिटेन सरकार के ऊपर बात करें सोडी सर, तो क्या कुछ कदम उठाने की आवश्यकता ब्रिटेन सरकार को विशेष तौर पर? देखिए रजा जी, हमने पिछले कई सालों से देखा कि यूनाइटेड किंगडम की धरती को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए खुले तौर से इस्तेमाल किया जा रहा है। जो भी ब्रिटेन में प्रधानमंत्री आया, उनके पिछले 5 साल में 3 प्रधानमंत्री बदले, जो भी प्रधानमंत्री आया उसके कार्यकाल में ऐसी घटनाएं हुई, भारत ने उसका कड़ा विरोध किया। जो भी डिप्लोमेटिक जरिए से एक्शन लेना चाहिए हमने लिया, लेकिन इसके बावजूद यूनाइटेड किंगडम में कोई असर नहीं दिख रहा है इन खालिस्तानियों के ऊपर। यह बहुत ही एक चिंताजनक बात है। देखिए, आज से 5 साल पहले तक जो भी भारत विरोधी गतिविधियां थी, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होती थी, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो बिल्कुल पिटे हुए देश हैं, गरीब से देश हैं, उनमें होती थी। लेकिन पिछले 5 साल से ये जो भारत विरोधी गतिविधियां हैं, ये विकसित देशों में हो रही हैं, कनाडा में, अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में, यूनाइटेड किंगडम में। तो बहुत चिंताजनक बात यह है कि ये जो देश अपने आप को विकसित कहते हैं, ये जो देश अपने आप को दुनिया के सबसे अच्छे देश कहते हैं, जब उनकी धरती भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो इनकी सरकारें चुप क्यों? इनकी सरकारें मौन क्यों? यही सोडी सर सबसे बड़ा सवाल है। और लाउड स्पीकर भी, वहां लाउड स्पीकर भी व्यवस्था तमाम, यानी पूरी तरह से वहां हम कह सकते हैं कि समर्थक थे, पूरी तैयारी थी, लाउड स्पीकर की तैयारी थी। तो ये ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एट अ टाइम की बात है, ये यानी इसके लिए कुछ तैयारियां तो की ही गई होंगी, और वो भी नाक के नीचे कैसे पता नहीं चला? ये तो सबसे बड़ा सवाल सोडी सर। राजा जी, हमें याद होगा 3 साल पहले हमारा जो एम्बेसी है, हाई कमीशन है यूनाइटेड किंगडम में, वहां पे खालिस्तानियों ने हमला किया था, वहां पे उन्होंने भारत के झंडे का अपमान किया था। तभी भारत ने बहुत इसकी कड़ी आलोचना की थी, हमने डिप्लोमेटिक डिमांड इशू किया था। जब यूनाइटेड किंगडम को पता है कि भारत विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, हमारे इतने सीनियर मंत्री वहां आ रहे हैं, इसके बावजूद सुरक्षा में इतनी ढील होना, ये तो जानबूझ के किसी ना किसी ने ये डील होने दी है वहां पे।
क्योंकि देखिए, किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में, किसी भी शहर में वहां की पुलिस बहुत सक्षम होती है, सार्थक होती है, खासकर विकसित देशों की। उनके पास तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। हाँ। उनके पास तो ऐसे यंत्र हैं जो शायद बाकी दुनिया में किसने सुना भी नहीं होगा। इनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है। अगर कोई वहां पे दो आदमी भी इकट्ठे मिलने की कोशिश करते हैं, उनकी खुफिया एजेंसी पिकअप कर लेती हैं कि ये कुछ गड़बड़ के लिए मिल रहे हैं। और इस मौके पे जब हमारे विदेश मंत्री वहां एक लेक्चर के लिए गए, विख्यात थिंक टैंक चैथम हाउस में गए लेक्चर के लिए, सबको पता है वहां पे कि भारत के विदेश मंत्री लेक्चर के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये चीज पब्लिसाइज की जाती है जब भी कोई ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं। और उसके बावजूद इतनी बड़ी भूल होना, डेफिनेटली ये कोई मामूली सी गलती नहीं है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है ये, जिसके लिए किसी ना किसी को वहां पे जिम्मेदारी लेनी होगी। ये भारत की बेइज्जती है कि हमारे इतने सीनियर मंत्री वहां गए और उनके साथ ये चीज हुई। भारत में जब इतने बड़े बड़े देशों के मंत्री आते हैं, क्या हमने कभी सुना उनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो भारत में? भारत में सुरक्षा कितनी ऊंचे दर्जे की होती है। तो जब भारत, जो कि एक डेवलपिंग देश है, हम अतिथियों के लिए इतना मान सम्मान देते, उनकी सुरक्षा पे कोई भूल चूक नहीं करते, तो ये विकसित देश में इतने आराम से क्यों हो रहा है? और वो ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये कितने सालों से, खासकर 2020 से होता है। मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा राजा जी, हमने देखा कई बार अपनी स्पीच में इस्लामिक जिहादियों के बारे में बातचीत की, लेकिन विडंबना की बात उन्होंने कभी खालिस्तानियों की बात नहीं की। तो कहीं ना कहीं एक कोई बहुत बड़ी बिल्कुल इसी पर हम लोग बिल्कुल लगातार हमने सोडी सर बात करी। एस सुधाकरन सर भी हमारे साथ आ चुके हैं, उनका भी वेलकम करते हुए सीधे सुधाकरन सर का भी रुख कर लेते हैं। सुधाकरन सर, एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री, और उनके काफिलों, उनकी सुरक्षा में चूक, खालिस्तान समर्थकों की नारेबाजी, तो इसके क्या मायने हैं? लगातार सोडी सर से हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत चिंता का विषय, मंथन का विषय, क्या इसके मायने हैं? और ये जो खालिस्तान शब्द है, खालिस्तानी शब्द है, ये हम लोगों के लिए, भारत के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। देखिए, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये खालिस्तान और खालिस्तानियों को मद्देनजर रखते हुए खास आप मत देखिए इसको मैं मानता हूँ ये एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, एक ओपन कन्फ्रंटेशन नहीं है। स्ट्रेटेजिक कंपटीशन मतलब ये जितने भी देश आप देख रहे हैं, चाहे कनाडा हो, यूके हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, या यूएस हो, ये सब एक बड़ी अर्थव्यवस्था में हैं और वो नहीं चाहते कि भारत की तरक्की हो, क्योंकि भारत की तरक्की अगर होती रहेगी तो ये लोग कहीं के नहीं बचेंगे। तो ये आज का रणनीति नहीं है, ये लगभग 70, 80, 100 साल पहले का रणनीति है जिसकी आप इधर उधर देख रहे हैं। तो ये जो खालिस्तानी मूवमेंट की खास अगर आप बात करेंगे, ये वेपनाइजेशन ऑफ एंटी इंडिया फोर्सेस है। जो भी हो, वो पहले एलटीटी हुआ करता था, आप खालिस्तानी ले लीजिए, या नॉर्थ ईस्ट में जो अभी दंगे चल रहे हैं वो ले लीजिए, या सेशनिस्ट मूवमेंट्स जो भी हो। अभी स्टालिन जैसे लोग अभी लैंग्वेज को जैसे वेपनाइज कर रहे हैं, इनको फंड कौन करता है? ये यूएसएड जैसे एजेंसी फंड करते हैं। फंडिंग आता कहाँ से है? ये डाइवर्ट होता है, ये डाइवर्ट होता है कनाडा से, यूके से, इधर से उधर से। ये लोग जो पत्थर फेंकने आते हैं, आप एक बात समझ लीजिए, इनको ना खालिस्तान से प्यार है ना सिखों से प्यार है, इनको प्यार है पैसों से। इनको कोई पैसा खिला रहा है और उस पैसे को लेके ये लोग भौंक रहे हैं। ये भौंकने वाले कुत्तों को जो हड्डी खिला रहे हैं, आपको उनको ठीक तरह से समझना पड़ेगा। अगर वो टेक्नोलॉजी डिनायल हो, या फिर वेपनाइजेशन ऑफ ऐसे एंटी इंडिया फोर्सेस हो, या इकोनॉमिक एंड ट्रेड बैरियर्स जो हो, जो क्रिएट करते हैं, या इंटेलिजेंस या डिप्लोमेटिक प्रेशर, ये जो टाइम पे जो अप्लाई करते हैं। जब इंडिया ने न्यूक्लियर बम पड़ा था, तब उन्होंने बोला था ये बहुत ही गलत किया, सिर्फ इन्होंने नहीं किया हो। ये जब इंडिया करता है तभी इनको गलत लगता है। जब इंडिया किसी को, अगर मान लीजिए हमने कुछ बांग्लादेशियों को, इलीगल रोहिंग्या को अगर हमने डिपोर्ट कर दिया, तो ये हाय हल्ला करेंगे। लेकिन जो भारतवासी थे, जिनको इन्होंने, इलीगल भारतवासी थे जिनको डिपोर्ट किया, तब तो वो लॉ इन्फोर्समेंट हो गया।
तो ये आप इसको आइसोलेटेड मत देखिए, इसको टोटली देखना पड़ेगा। और ये इसलिए आपको और ज्यादा झेलना पड़ेगा क्योंकि देखो भारत आज के डेट में तरक्की कर रहा है। अगर इंडिया वो जो ज़ेलेंस्की जैसा एक जोकर यहाँ होता तो उनको पार्लियामेंट पे कब्जा करने को मिल जाता। कांग्रेस 50-60 साल तक बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज रही है। आप मित्रों के नाते आप पढ़ लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी आधी मिनिस्ट्री कॉम्प्रोमाइज थी। तो अभी मोदी सरकार के नीचे अगर भारत देश तरक्की कर रहा है तो उनके पेट में वो पच नहीं रहा। तो जब पचता नहीं है तब वो पैसे का, हड्डियों का इस्तेमाल करके ऐसे कुत्तों को वो गली में छोड़ देंगे और भौंकेंगे, वो काटने को भी आएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। छोटा सा एक सवाल ये भी जरा समझाइएगा, अब ब्रिटेन सरकार की क्या भूमिका बनती है? क्योंकि हमारे यहाँ की जो संस्कृति रही है, हमारे यहाँ जो मेहमान आते हैं अतिथि देवो भव, ऐसे में एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री जाते हैं और ऐसी चीजें, ऐसी गतिविधियां, ऐसी घटना, तो ब्रिटेन सरकार की क्या भूमिका बनती है? जरा सा बहुत जल्दी से प्रकाश डालिएगा। यार इसमें भूमिका की क्या बात है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिवाइड एंड रूल अपना रखा था। अभी जो सरकार है वो बहुत ही लेफ्ट वोकिस्ट सरकार है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इवन मस्क कह रहा है, ट्रम्प भी कह रहा है, राइट। अभी ट्रम्प अगर यूएस में ना आया होता तो ये लोग सब एक ही ताली के छत्ते बट्टे थे। ट्रम्प इसीलिए पूरे माहौल को इसलिए खराब कर रहा है क्योंकि उसी डीप स्टेट ने, उसी लेफ्ट लिबरल वोकिस्ट एनवायरनमेंट ने उसको कटघरे में खड़ा किया था और उसका गड्ढा खुदवाया था। अब ट्रम्प आ गया, अब ट्रम्प उनको उनसे चुप्पा करवा रहा है। तो इसमें आप किसी की ये अपने बाप के सगे नहीं होते। तो आप अगर ये बोले कि इनकी क्या जिम्मेदारी होती है, ये गैर जिम्मेदाराना लोग हैं। इनको सिर्फ 2-3 चीजों का पता है। इनको पता है कि पैसे कहाँ से कमाने हैं, पैसे दे देंगे तो अपने घर वालों को भेज देंगे ये लोग। तो आप उनसे अगर जिम्मेदाराना व्यवहार अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं, ये आपकी गलतफहमी है। आपको बिल्कुल पुतिन जैसे बिहेव करना चाहिए, शी जिनपिंग जैसे बिहेव करना चाहिए। इनको लेके इन पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अभी यूरोपियन यूनियन जो था वो भारत के खिलाफ हर जगह भी तो करता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा सर। सोडी सर के पास मैं जा रहा हूँ। सोडी सर, कुल मिलाकर इसे हमें हल्के में भी नहीं लेना चाहिए, बहुत जल्दी से। जय सोडी सर। रजा जी बिल्कुल, ये तो बड़ी गंभीर बात है और ये पहली बार नहीं हो रही है। ये हम 5 साल से लगातार देखते आ रहे हैं कैसे विकसित देशों की धरती पे भारत विरोधी गतिविधियां हो रही हैं। देखिए रजा जी, अगर हम ये खालिस्तानी मूवमेंट के पूरे इतिहास में जाएंगे, 1995 से लेके 2020 तक ये खालिस्तानी मूवमेंट भारत में और विदेश में पूरी तरह से मर चुका था, खत्म हो चुका था। भारत में तो अब भी खत्म है, भारत में तो कोई इसका समर्थन करता ही नहीं है। लेकिन विदेश के इन विकसित देशों में 2020 के बाद ये खालिस्तानी मूवमेंट दोबारा उठना शुरू हुआ। और इसका जो मेन रीजन है ये इसलिए है क्योंकि भारत के कुछ ट्विटर हैंडल्स हैं जिन्होंने 2020 में जब फार्मर्स एजिटेशन 1.0 हो रहा था तो भारत के कुछ प्रसिद्ध ट्विटर हैंडल्स ने सारे सिखों को आतंकवादी का करार दिया, सारे सिखों को खालिस्तानी का। इसकी वजह से क्या हुआ कि विदेश में जो ये लोग बैठे थे खालिस्तानी, जो तब तक बिल्कुल खत्म हो चुके थे, इन्हें एक नया जीवन टाइप मिल गया। पाकिस्तान ने इनकी पूरी मदद करनी शुरू कर दी और 2020 के बाद विकसित देशों में ये खालिस्तानी मूवमेंट दोबारा उठना शुरू हो गया। तो पहली बात तो मैं उन भारत के विख्यात ट्विटर हैंडल से आग्रह करूंगा, आप कोई ऐसी कार्रवाई ना करिए जिससे कि भारत में एक विभाजन हो, भारत के लोगों में एक बांट हो। क्योंकि जब आप ऐसे करेंगे आपको चुनावी फायदा मिलेगा, आपको ट्विटर पे फॉलोअर लाखों में मिलेंगे, लेकिन आप देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। बिल्कुल। अपने ट्विटर फॉलोअर्स के लिए आप देश को अंदर से कमजोर कर रहे हैं। 2020 से लेके आज तक भारत का कितना पैसा, कितनी शक्ति, कितनी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है ये विदेश में विकसित देशों में खालिस्तान मूवमेंट को कंट्रोल। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए जय सोडी सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके अलावा सुधाकरन सर, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतने। आप देखते रहिए TV 100, खबर जारी है। नमस्कार।